आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। क्या कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर को कवर किया जाएगा। इसके पहले वाले चैप्टर में चैप्टर 1, 2, 3 के वन शॉट वीडियो या एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो ये नोट्स है और जो वीडियो दिया जा रहा है, इससे आप लोग कितना किसी भी तरीके से एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे और इसके द्वारा बनाए गए अनसॉल्व पेपर को कर लेंगे तो आप लोग 95 प्लस ला सकते हैं। क्योंकि ये जो क्लास है आपके जितने भी क्वेश्चन या जितने भी नोट्स आते हैं, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए सफिशिएंट है। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। अब देखिए क्या, वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने बुक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या आप लोग मार्केट से अनसॉल्व पेपर या अनसॉल्व बुक खरीद कर साइंस का और जितनी भी मान लीजिए छः सब्जेक्ट में से आपका मेन सब्जेक्ट 5 है, कुछ लोग आर्ट को लिए रहते हैं, आर्ट को छोड़कर बाकी 5 सब्जेक्ट के आप लोग वर्थ अब क्या करते हैं, अनसॉल्व पेपर खरीद कर जितना कोशिश हो सके आप लोग अनसॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अनसॉल्व ही आपको बताता है कि एक चैप्टर से कितने प्रकार से और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी क्वेश्चन को आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है, कार्बन एवं इसके यौगिक। तो कहा जा रहा है कि कार्बन एवं इसके यौगिक को पढ़ा जा रहा है, तो सबसे पहला शब्द क्या है, कार्बन। तो आखिरकार कार्बन होता क्या है। तो कहा जाता कि हर वो वस्तु जो जलने पर हर वो वस्तु जो जलने पर काली हो जाए, कैसे हो जाती है, काले रंग की हो जाती है, सभी के सभी कार्बन कहलाते हैं। तो कहा जाता है कि जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, सजीव हो या कह सकते हैं कि जिसको हम अपघटित कर सकते हैं, क्या अपघटित कर सकते हैं, सभी में लगभग में क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। तो कहा जाता है कि जो कार्बन होता है ये क्या होता है, कुछ लैटिन वर्ड से मिलकर बनी होती हैं। लैटिन वर्ड कौन से, कार्बो, क्या है, कार्बो। कार्बो के लैटिन वर्ड से बना है एक कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बो का मतलब ही होता है कोयला। क्या है, कार्बो का मतलब होता है कोयला। ये क्या है, लैटिन वर्ड होता है कार्बन। के कार्बो शब्द के लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है कोयला, या इसी को कहा जाता है चारकोल। क्या, कोयला या चारकोल, ये दोनों कैसे होते हैं, अधातु को दर्शाते हैं। तो कहा जाता है कि कार्बन एक प्रकार का क्या है, धातु की अधातु है, कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है। अब देखते हैं हम लोग कि कार्बन का परमाणु क्रमांक या कहा जा सकता है कि आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में ये कितने 118 तत्व है। 118 तत्व में से आपको पता होगा कि 94 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं। बचे हुए शेष 24 जो तत्व हैं वो प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए हैं। तो उसमें से जो 118 तत्व में से कुछ धातु है, कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है। तो धातुओं की संख्या कितनी, 91 है, अधातुओं की संख्या 20 है और उपधातुओं की संख्या 7 है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे आवर्त सारणी को हम लोग एक नजर से देखें। अब उसमें आवर्त सारणी में देखा जाता है कि उसमें क्या कार्बन कहाँ पर है। तो कार्बन को किसे दर्शाया जाता है, क्या इसका प्रतीक क्या है, सी है। अब कहा जाता है कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने हैं, 6 है, परमाणु भार कितने हैं, 12 है।
जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है तो कहा जाता है कि इसको प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार से, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसको परमाणु क्रमांक के स्थान पर कहा जाता है, इसको परमाणु भार। अब कहा जाता है कि इसके ऊपर पहले आपको बताया गया कि किस प्रकार से एक तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है कि किसी भी तत्व से हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कैसे बने होते हैं, सभी के ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग को देखकर कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया। अब कहा जाता है इसको अब देखा जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका किया जाता है, सदैव किसी भी तत्व के किसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए क्या है, जो परमाणु क्रमांक होता है 6 और 12 है, 6 12 है, तो कहा जा रहा है कि इसमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के शब्द, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आप किस प्रकार से निकाला जाता है या अवयव नियम क्या होते हैं, इसके द्वारा किस प्रकार से कक्षक क्या होते हैं, उपक्षक क्या होते हैं, इसमें चक्रीय क्वांटम संख्या क्या होते हैं, क्वांटम संख्या कैसे निकाला जाता है, सभी के ऊपर वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। जाकर वहां से देखकर आप उसको कवर कर सकते हैं। अब कहा जा सकता है कि ये जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सदैव इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्ञात किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव किसके, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निकाला जाता है, तो ये जो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो अब कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा सदैव किसका किया जाएगा, परमाणु क्रमांक का किया जाता है। तो 6 है, 6 को तोड़ा जाता है तो कहा जाता है पहले कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो अगर जब 2 इसमें होती है तो बचा हुआ शेष कितना, 4। तो 4 कक्षक किस में जाएंगे, दूसरे में। तो पहले में के में 2, एल में कितने, 4 हो जाएंगे। जब यहाँ पर 4 हो जाता है तो इसकी बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 4 हो जाती है। तो प्रत्येक तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहता है, जैसे ही उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है वह अपने आप में अस्थाई हो जाता है। तो अस्थाई या कहा जाता है कि स्टेबल होने की योग्यता प्रत्येक तत्व के पास होती है। कुछ अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, कुछ अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो कुछ जो त्याग करते हैं उसके लिए ऊपर क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कार्बन है ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसका, देखिए अगर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है कार्बन का 6, तो यहाँ पर देखिए पहले में टूटे 2 और 4, अगर हम इसको एसपीडीएफ के थ्रू करते हैं तो क्या 1s2 2s2 2p2 क्या 2p2, इसके ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया निकाला जाता है, आबाऊ प्रिंसिपल क्या है, सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है। जाकर वहां से देखकर कवर कर सकते हैं। अब तोड़ा क्या क्या 1s2 2s2 2p2, देखिए 2 2 4 2 6, इस प्रकार से क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अब कहा जाता है कि कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो कार्बन के समस्थानिक क्या होते हैं, समभारी क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, सभी के ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है। जाकर वहां से देखकर कवर कर सकते हैं। या समस्थानिक क्या होते हैं टीच बाई कपिल सर डालेंगे तो भी आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो क्या जगह थोड़ा जैसा हम लोग समझ लेते हैं समस्थानिक किसके, कार्बन के समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिकों के ऊपर चलते देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक बराबर है, और ये क्या है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 13 हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक से देखिए इसमें जब समस्थानिक में देखा देखिए सम में समान स्थान में स्थानों की किसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो लोग तो क्या नीचे का स्थान किसका क्रमांकों की संख्या बराबर रहती है तो समस्थानिक कहलाता है। जब ऊपर भारों की संख्या बराबर होती है तो उसे क्या कहता है, समभारी कहा जाता है। तो हम लोग चलते हैं समस्थानिक की ओर। तो समस्थानिकों की कार्बन के समस्थानिक कितने, मुख्य रूप से 3 होते हैं। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कार्बन के समस्थानिकों की संख्या। आगे देखा जाता है कि आवर्त सारणी में कार्बन का स्थान क्या होता है। तो आवर्त सारणी में कार्बन किस क्रम पे होता है, ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखिए
आवर्त सारणी में कार्बन का स्थान। आवर्त सारणी किस प्रकार से बनी होती है? आपको पता है कि आवर्त सारणी कुछ ऐसे बनी होती है। इस प्रकार से आवर्त सारणियां बनी होती है। इसमें आपको कोई हाइड्रोजन हीलियम लिथियम करके ऐसे आपको दर्शाया जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि आवर्त सारणी में समूहों की संख्या या उसके आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त नंबर 2, क्या आवर्त नंबर 2 समूह संख्या 14, क्या है? समूह संख्या, समूह कौन से? समूह नंबर 14 आवर्त नंबर 2 में कार्बन को रखा गया है। अगला क्या है कि कार्बन के मुख्य अपर रूप कौन कौन से होते हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट व फुलेरिन कार्बन के अपर रूप होते हैं। कौन कौन से? हीरा हो जाएगा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये क्या है? कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मनुष्य की शरीर में कार्बन की मात्रा, मनुष्य के शरीर में कार्बन की मात्रा 18.5% होती है। कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कार्बन की मात्रा 18.5% होती है। अब कहा जाता है इसके मुख्य रूप से स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो कहा जाता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे तथा समस्त प्राणी में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसके ऑक्साइड कौन है? तो ऑक्साइड का मतलब क्या है? कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो उस क्रिया को कहा जाता है ऑक्साइड, या सिंपल सा कर दीजिए, देखिए कार्बन तत्व है, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो ऐसे समूह होते हैं, दो यौगिक हैं जो कार्बन के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब कहा जाता है कि इसकी किसी कार्बन की उपस्थिति पृथ्वी पर कितनी होती है? तो कार्बन की उपस्थिति पृथ्वी पर, पृथ्वी देखिए कार्बन की उपस्थिति पृथ्वी पर कितनी? 0.02% क्या होती है? कार्बन पाए जाते हैं। उसमें से कहा जाता है कि वायुमंडल में उपस्थित कितने होते हैं? तो ये देखिए, ये पृथ्वी पर पाई जाती है। अब पृथ्वी के पूरे वायुमंडल पर बात किया जाता है तो ये वायुमंडल में कितना होता है? वायुमंडल में लगभग 0.03% होते हैं। कहा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन कितनी मात्रा में उपस्थित होता है? तो 0.03%। और पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा कितनी? तो 0.02% पाई जाती है। नेक्स्ट कहा जाता है कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कौन सा बंध बनता है? तो सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और आयनिक बंध। इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी तत्व अपना बंध का निर्माण करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन होता है एक दूसरे से सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। कौन सा बंध का निर्माण करता है? सहसंयोजी बंध। अब देखिए कार्बन किस प्रकार से एकल बंध बनाता है, किस प्रकार से द्विबंध बनाता है, कार्बन किस तरीके से त्रिबंध बनाता है, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्बन की आखिरकार क्या होता है कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, क्या होता है कि दो, क्या होता है कि तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। इसके ऊपर आपको एकदम अच्छे से ट्रिक के द्वारा समझाया गया है, जाकर वहां से आप लोग देखकर पता कर सकते हैं कि कार्बन क्यों सहसंयोजी बंध ही बनाता है। आगे हम लोग चलते हैं कि क्या कार्बनिक यौगिकों की संख्या, क्या शुरुआत में कहा गया था? देखिए कहा जा रहा है कि इसके मुख्य रूप से पॉइंट कहा जाता है कि देखिए कार्बन यौगिकों की संख्या वर्तमान में, या कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बनों की संख्या वर्तमान में कितने? लगभग में 1 करोड़ 60 लाख हो चुकी है। कितना? 60 लाख हो चुकी है। इसके आगे अब बताया जाएगा कि किस प्रकार से कार्बन की मात्रा इतनी हुई है, किसके तो कहा जाएगा कि इस समय हाइड्रोकार्बनों की मात्रा कितनी? लगभग 1 करोड़ 60 लाख हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बता
है कि कहा जाता है कि जो हीरे के कार्बन का अपरूप बताया गया है, कौन बताता है? लेवोजियो के द्वारा हीरे को कार्बन का अपरूप बताया गया है, तथा इस्माइली ने फुलेरिन को कार्बन का अपरूप बताया, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो आगे बात आती है कि क्या होता है कि कार्बन यौगिक इतनी अधिक मात्रा में क्या संभावना थी कि कार्बनों की संख्या 1,60,00,000 हो गई। ये हमारे प्रयोगशालाओं में या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे अधिक यौगिक होते हैं। तो अब देखा जाता है कि कौन से इसको कार्बन यौगिकों से संबंधित एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्जिलियस। वर्जिलियस वैज्ञानिक के अनुसार एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। उनके अनुसार कहा गया था कि जो कार्बन होता है, कार्बनिक यौगिकों का मानव के द्वारा कहा जाता है कि जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन यौगिक का मतलब क्या? कार्बन उसमें मौजूद हो, कार्बन के साथ कोई भी तत्व रहेगा, उसके साथ कभी भी कार्बन यौगिकों को मानव द्वारा प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि उसे एक महान जीवनी शक्ति में से उत्पन्न होते हैं। कहा जाता है कि बर्जिलियस ने बताया था कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को नहीं तैयार किया जा सकता है, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो कार्बन होता है इसको जीवन शक्ति तो कहा, इसलिए इसको किसको जी वर्जिलियस के सिद्धांत को जीवनी शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि वर्जिलियस ने बताया था कि कभी भी कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशालाओं में नहीं तैयार किया जा सकता है, बल्कि जो कार्बन होता है इसको कहा जीवन शक्ति से उत्पन्न होते। कहा जाता है कि कार्बन को बताया था कि ये जीवन शक्ति से उत्पन्न होते, लेकिन प्रयोगशालाओं में कभी तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे जीवनी शक्ति सिद्धांत भी कहा गया था। अब कहा जाता है कि किसके जो बर्जिलियस ने के एक सिद्धांत में कहा गया था कि कुछ अपवाद आ गए। क्या ये जैसे ही बर्जिलियस ने सिद्धांत देता है, उसी के बाद एक महान वैज्ञानिक कोहलर थे। कौन थे? कोहलर। अब आगे देखिए क्या कोहलर नामक वैज्ञानिक थे। कोहलर कोहलर ने बताए थे कि कोहलर सॉरी जी कोहलर क्या हो जाएगा? कोहलर की जगह क्या वोलर। कौन है? वोहलर। अब कहा जाता है कि वोहलर के अनुसार ये बताया गया था कि इन्होंने सबसे पहले अमोनियम साइनेट को क्या कहते हैं? अमोनियम साइनेट का फार्मूला क्या था? अमोनियम साइनेट तो NH4CnO। क्या है? अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या यूरिया तैयार किए। यूरिया का फार्मूला क्या है? CnH2CONH2, या कह सकते कहीं कहीं NH4CO भी मिलता है। तो कहा जाता है कि NH2CONH2 क्या किया जाता है? जैसे ही अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया था, तो उस समय वोहलर ने पाया कि जैसे ही अमोनियम साइनेट को गर्म करते उन्होंने पाए क्या? यूरिया पाए। यूरिया जो पाए उसे कहा जाता है कि यूरिया का संश्लेषण या यूरिया का निर्माण करते हैं, तो कहा जाता है कि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक था। इसका सूत्र क्या है? NH2CONH2 होता है। ये तैयार किया गया सबसे पहले कार्बन यौगिक था। कहा जाता है कि जैसे ही बर्जिलियस ने बताए थे कि कभी भी प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता इसको, लेकिन उसी समय वॉलर ने आए और कहे कि अमोनियम साइनेट को लेकर उसको गर्म करते हैं तो ये यूरिया में बनता है। ये प्रयोगशाला में तैयार होने वाला सबसे पहला हाइड्रोकार्बन था।
अब कहा जाता है जिससे कहा गया है कि आज तक प्रयोगशाला में कभी तैयार नहीं किया जा सकता है, उसकी मात्रा आज 1,60,00,000 हो चुकी है लगभग में। तो कहा जा रहा है कि इसीलिए कहा जाता है कोई भी काम आसान नहीं है। जिसको आप ठान लिए तो ठान लिए, हार गए तो हार गए, पिछड़ गए तो पिछड़ गए। अगर उसी काम में आप धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः कर कर लगे रहते हैं तो सफलता मिलना निश्चित है। इसीलिए कहा जाता है मेहनत, देखिए, प्र आपका जो परसेंटेज है वो एक दिन में नहीं मिलता है। आप डेली एक रूटीन बनाइए, कम से कम 4 से 6 घंटे डेली पढ़िए, पढ़ाई करिए। 4 से 6 घंटे पढ़ाई करने का आपको रिजल्ट कब आएगा? जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जब आता हुआ रहेगा, आप बिना इधर उधर झाके सिर्फ अपने नोटबुक पर अपना लिखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके साल भर का मेहनत आपको कितना रंग ला रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो आपके जीवन प्रयत्न चलने वाले, बाकी कोई चीज़ ना तो संगी दोस्त कोई भी आपके मुश्किल के वक्त काम नहीं आने वाला है। इसलिए आप पूर्ण रूप से फोकस से पढ़ाई पर करिए, बाकी अदर चीज़ों पर छोड़ दीजिए। इस उम्र को गैंग एज कहा जाता है, तो गैंग एज में आपको बना भी सकता है, गैंग एज आपको बिगाड़ भी सकता है। बाकी आप इस समय देख रहे हैं कि यूथ की किस दिशा की ओर जा रहे हैं, इससे आप लोग वंचित वंचित नहीं हैं, आप लोग इससे भली भांति जानते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। खैर ये सब बातें तो बहुत बड़ी बातें हैं, अगर इसके ऊपर लेक्चर दिया जाएगा तो देखिए क्या है, हम लोग चलते हैं नोट्स के ऊपर कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। कार्बन की कुछ विशेषताएं हैं। तो कार्बन की विशेषताएं क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन के सी के द्वारा दर्शाया जाता है। कार्बन की ज्यामिति सममिति कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। कार्बन किस प्रकार का शो करता है? ज्यामिति चतुष्फलकी होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके देखिए किसी भी तत्व के बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दर्शाती है? संयोजकता को दर्शाती है। संयोजकता कैसे निकाली जाती है, इसके ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं कि संयोजकता टीच बाई का प्रेशर डालकर वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार संयोजकता ज्ञात की जाती है। कहा जा रहा है कि एवं यह अपने चारों संयोजकता को पूरा करने के लिए यौगिकों के साथ एक एकल बंध, देखिए एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध का बंध अणुओं का निर्माण करता था। एकल बंध किस प्रकार से, द्विबंध, त्रिबंध, इन सभी के ऊपर वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जिसे जाकर आप वहां से देख सकते हैं कि क्यों कार्बन एकल बंध का निर्माण करता है, क्यों द्विबंध, क्यों त्रिबंध का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक कौन कौन से हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसकी आपको समझा दिया गया है। अब कहा जाता है कि कार्बन में आबंध आबंध सहसंयोजी कैसे बनते हैं? देखिए, कहा जाता है कि कार्बन में आबंध की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले इसमें कहा जाता है कि इसमें सहसंयोजी बंध होते हैं। तो किस प्रकार से कहा जा सकता है कि इसमें सहसंयोजी बंध बनते हैं? इसके पहले सभी कौन कौन से तत्व किस प्रकार से बंध का निर्माण करते हैं, आयनिक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, उपसहसंयोजी बंध क्या होते हैं, सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कार्बन के सहसंयोजी बंध के ऊपर। देखिए क्या है? आयनिक यौगिकों के अलावा कहा जाता है कि आयनिक यौगिक कहा जाता है जो जिस तत्व के ऊपर क्या प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, मतलब एक का इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो उसे आयनिक बंध कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं में आयन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन इत्यादि, इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणु के मध्य एक या एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा होती है। कहा जाता है कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आयन क्या बंध बनता है तो उसे कहा जाता है सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तो जैसे हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन व क्लोरीन के ऊपर, तो हाइड्रोजन को देखा जाता है, क्या है, हाइड्रोजन को देखा जाता था, उसमें किस प्रकार से बंध बनते हैं। हाइड्रोजन को देखा जाए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, अतः इसके एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 1 होती है। कहा जाता है कि देखिए, परमाणु हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 होती है। तो कहा जाता है कि के कोष को भरने के लिए
इसको एक और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अतः हाइड्रोजन के दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु क्या बनता है, H2 बनता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है। आगे हम देखते हैं, देखिए कहा जा रहा है कि देखिए क्या, ए आपका हाइड्रोजन के एक परमाणु यहाँ पर है, एक परमाणु यहाँ पर है। इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाकर क्या कहा जाता है कि दो हाइड्रोजन परमाणु। अब इस प्रकार देखिए, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। इन दोनों को अपने स्टैक को पूर्ण करना है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ए हाइड्रोजन के साथ इसका बंध बनेगा, इस हाइड्रोजन से बंध इसका बंध बनेगा। ए एक दूसरे के सहयोग के द्वारा बंध बना रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। या इसमें क्या कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, H2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन क्या होते हैं, देखिए क्या, क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से पूर्ण करते हैं। तो कहा जाए, देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो तोड़ा जाएगा तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस ए अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनों का वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करता है तो इसके बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 7 हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो 7 किस प्रकार से, देखिए देखिए क्या, जैसे ही क्लोरीन हो जाता है 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन कितने 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें से कहा जाता है ये क्लोरीन अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो इसके अष्टक पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ए अपने अष्टक को पूर्ण कर लेगा, 8 हो जाएगा। तो अब जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ए कहेगा हम नहीं देंगे, कब, क्योंकि हमको भी अपना अष्टक पूर्ण करना है। तो ये क्या करेगा, जब हम तुम्हारा ले रहे हैं तो तुम हमारा भी ले लो, तो कुछ ज़रूरत आप अपना पूरा कर लीजिए, कुछ ज़रूरत हम अपना पूरा कर लेंगे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोग के द्वारा बंध बना रहे हैं, इसी को कहा जाता है सहसंयोजी बंध। इस प्रकार से चित्र में आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से बंध का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा। अब इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग क्लोरीन करता है, इसलिए क्लोरीन को क्या लिखा जाता है, Cl2 क्लोरीन अणु लिखा जाता है। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन का अणु। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के ऊपर पूर्ण रूप से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से विभिन्न प्रकार के तत्वों या यौगिकों का किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है, रेखीय बंध क्या होता है, अरेखीय बंध क्या होता है, संघीय सूत्र क्या होता है, सभी के बारे में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन का अणु क्या होते हैं, देखिए ऑक्सीजन अणु क्या है, का ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आबंध करते समय 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं, इसलिए यहाँ पर द्वि आबंध होते हैं। किस किस प्रकार, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हो जाता है, भार कितना 16, तो परमाणु क्रमांक तोड़ा जाएगा तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 हो गई, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की, 2, क्योंकि 2 इसके अष्टकों को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। बाकी इसके एक अणु जो ऑक्सीजन के रहेंगे उसको पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब ये दोनों क्या, ये ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। अब कहा जाता है इसके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखा जाता है क्या है, ऑक्सीजन के 2 अणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु एक दूसरे के सहयोग से अपना आबंध का निर्माण कर रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है कितने बंध, देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें, तो इसीलिए यहाँ पर डबल बंध बनता है, तो इसीलिए कहा जाता है इसे द्विबंध कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है C2 या ऑक्सीजन अणु लिखा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन
नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन के परमाणु के बीच एकल त्रिबंध होता है। इन्हें नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होता है। इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। कैसे? देखिए, नाइट्रोजन के पास 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 हो गया, 5 हो गया। ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का चयन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे त्रिबंध बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, दो परमाणु, दो परमाणु कितने, 3 हो जाए। देखिए, बाहरी कक्षों में 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तीन तीन बंधों के 3 3 इलेक्ट्रॉन युग्मकों की साझेदारी करता है, इसलिए यहाँ पर 3 बंध बनते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन यौगिक दो नाइट्रोजन तत्व आपस में शेयरिंग कर कर क्या करते हैं? N2 अणु का निर्माण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है नाइट्रोजन के 2 अणु। इस प्रकार से क्या था, कार्बन यौगिकों का पहचान किया गया था। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे से यौगिकों का स्थानांतरण या यौगिक किस प्रकार से शेयरिंग कर या आबंध का निर्माण करते हैं। देखते हैं हम लोग मीथेन का अणु। मीथेन का अणु क्या है? मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का बहुत अधिक उपयोग होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। देखिए, किस प्रकार से होता है CH4, आप लोग को इसके बताया जाएगा। एक क्या होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, इसको आपको समझा जाएगा। देखिए क्या, इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके ऊपर प्लेलिस्ट आपके इसके ऊपर वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। आप लोग जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम आपको दे देंगे। जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके लिंक को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से संयोजकता निकाली जाती है। अब देखा जा रहा है कि उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नाइट्रोजन के 4 परमाणु के साथ करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है, हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, नाम क्या है? CH4, ये समझ में आ गया। अब कहा जाता है कार्बन की मात्रा 1 और हाइड्रोजन की मात्रा 4। देखिए क्या है, कार्बन की मात्रा 1, हाइड्रोजन की मात्रा क्या है? 4 है। 1 2 3 4, ठीक है। अब कहा जाता है कि जो कार्बन होता है इसके साथ क्यों 1 4 हाइड्रोजन आया है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ए बनेगा। अब कहा जाता है, देखिए, इस सामान्य संरचना सूत्र बनता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक संरचना सूत्र कैसे बनती है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना सूत्र देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तोड़ा जाएगा तो 2 और 4 बनेगा। तो कार्बन के बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 4 हो जाती है। तो 4 होकर जाएगा, कार्बन हो जाएगा 4। देखिए, कार्बन हो जा रहा है, कार्बन। देखिए अब क्या हो जाएगा, 4 ने 1 2 3 4 हो गया। अब हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बाहरी कक्षकों में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब कहा जा रहा है हाइड्रोजन अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए कार्बन के साथ बंध बनाता है। ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ये हाइड्रोजन। अब देखिए कहा जा रहा है कि जब ये हाइड्रोजन अपने अष्टक को पूर्ण कर लेंगे तो कार्बन अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे से सहयोग के द्वारा सभी अपना बंध का निर्माण करें। तो इस बंध को कहा जाएगा अमोनिया द्वारा, क्या है कि मीथेन द्वारा, क्या है, कार्बन यौगिकों का इलेक्ट्रॉनिक संरचना सूत्र। तो इस प्रकार से तैयार होता है। आगे हम लोग देखते हैं सहसंयोजी आबंध क्या होता है। सहसंयोजी आबंध के ऊपर हम लोग देखते हैं कि सहसंयोजी आबंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। अब इसमें देखा जा रहा है कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं। इनका अंतरा अणुक बल कम होता है
तथा इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी कम होता है। गलनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है क्या था, इसके ऊपर वीडियो अपलोड है, जाकर वहां से देख सकते हैं। कहाँ से, प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो अपलोड की गई। विद्युत के ये क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक क्या होते हैं, सुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होता है, इस सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग अच्छे से देखकर उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको वही समझाना है जो आपके एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। और बाकी चीज़ों को अपने बेसिक को मजबूत करना है, तो आपको तो उसके ऊपर वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप थोड़ा सा नंबर तो ला सकते हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको दोनों करना है कि आपके पास ज्ञान भी रहे और आपके पास प्रतिशत मतलब परसेंटेज भी रहे, मतलब नॉलेज और डिग्री दोनों आपके पास रहे। तो कहा जा रहा है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से थे। कार्बन के अपरूप के बारे में आपको बताया दिया गया, किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उसे अपरूप कहा जाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरिन आपके कार्बन के अपरूप थे। अब हम लोग चलते हैं हीरा के ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं हीरा किस प्रकार से कार्य करता है। हीरा क्या होता है, देखिए क्या है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होकर, देखिए हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणु के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे एक हीरा कहा जाता है। देखिए क्या, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर अपचारित अपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। जैसे कहा जा रहा है कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब दे एवं ताप देकर हीरे का निर्माण किया जा सकता है। कहा जाता है शुद्ध कार्बन को उच्च ताप तथा उच्च दाब के द्वारा हीरे का निर्माण किया जा सकता है। आगे क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट जो होता है काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील पदार्थ होता है, यह चमकीला पदार्थ होता है तथा कहा जा सकता है कि ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। देखिए कार्बन भी कुचालक था, हीरा भी कुचालक था, लेकिन ग्रेफाइट जो ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आगे हम लोग देखते हैं फुलेरिन क्या होता है। फुलेरिन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होता है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिस्टर फुलेरिन के नाम पर इसका नामकरण फुलेरिन रखा गया है। फुलेरिन गोल गुंबद के समान लगते हैं। कार्बन देखिए क्या, कार्बन 16 को सर्वाधिक अस्थाई फुलेरिन है, जिसकी बकमिस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है कि कार्बन 16 को बक मिनिस्टर फुलेरिन कहा जाता है, जो एक रूप से कार्बन 60 का सर्वाधिक अस्थाई फुलेरिन माना जाता है। इस प्रकार से कार्बन के अपरूप को हम लोग समझे। अब हम लोग आगे चले कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं। देखिए कार्बनिक रसायन क्या हम लोग पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन या इसी को कहा जाएगा ऑर्गेनिक रसायन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए हम लोग सिंपल समझते हैं कि कार्बनिक रसायन में कहा जाता है कि वे सभी यौगिक जो पहले कार्बन श्रेणी में गिने जाते हैं कार्बन वाले यौगिक कहे जाते हैं, या इसी को कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तथा इनके स्थान पर ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक कहा जाता है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं कार्बन के यौगिक, तो कार्बन जिसमें पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इसलिए इस चैप्टर में पूरे की पूरे क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
या कार्बनिक रसायन के बारे में। तो कहा जाता है कि इसकी परिभाषा को या कहा जाएगा वे यौगिक जिनके अणु में उपस्थित तत्वों में एक, जैसे कहा जाता है कि जो इसमें यौगिक रहेंगे उसमें कोई न कोई एक कार्बन जरूर रहता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के एक क्या कार्बन के यौगिक नहीं कहे जाते हैं। कैसे देखते हैं, तो वे यौगिक जिनके अणु में उपस्थित तत्वों में एक कार्बन तत्व अवश्य उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहे जाते हैं। कहा जाता है कि कार्बनिक यौगिक धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा साइनाइड इत्यादि को छोड़कर कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। कहा जा रहा है कि धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड को छोड़कर सभी कार्बनिक रसायन कहे जाते हैं, लेकिन धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा साइनाइड आपका हाइड्रोकार्बन नहीं कहे जाते, या तो का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते हैं। तो अगला हम लोग चलते हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं देखते हैं हम लोग एक नज़र। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चला, हाइड्रो मतलब क्या, हाइड्रोजन व कार्बन, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन दोनों के योग से या दोनों की उपस्थिति में जिन यौगिकों का निर्माण होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी श्रृंखला को दो भागों में बांटा जाता है, एक खुली श्रृंखला होती है, एक बंद श्रृंखला होती है। तो कहा जाता है इस प्रकार से हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में बांटा जाता है, उसका नाम क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिंपल से देखते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं इसमें हाइड्रोकार्बनों में कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध द्वारा, या कह सकते हैं कि कोवैलेंट बंध के द्वारा हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। किस बंध के द्वारा, सहसंयोजी बंध, क्या है, सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध के द्वारा हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। कहा जाता है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा पदार्थ अभी तक किसके, अभी आपको बताया इसके ऊपर 1,60,00,000 वर्तमान में लगभग में हाइड्रोकार्बन बनाए गए हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जिनको ये पता था कि वो आपको बताया गया है कि वे बोले थे कि कभी भी प्रयोगशाला में हाइड्रोकार्बन को तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको आज तैयार किया गया है। किस प्रकार से, इसके बारे में हम आपको समझा चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए क्या है, CH4 C2 ये सभी के सभी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए संतृप्त क्या हो जाता है, असंतृप्त क्या होता है, कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध का निर्माण होता है, या एक आबंध कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते। कहा जाता है कि ऐसे का परमाणु कार्बन परमाणु जिनके बीच केवल एक आबंध से कार्बन जुड़े होते हैं वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। अब कहा जाता है ये सभी के सभी संरचना खुली होती है। खुले का मतलब क्या, इसमें किसी भी तत्व को या किसी भी समूह को आसानी से जोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसे खुली संरचना कहा जाता है। जैसे यहाँ पर CH4 को लिखा जाता है कि यहाँ पर कार्बन 1 2, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे 4 4 4, यहाँ मतलब क्या, इस प्रकार से यहाँ पर एकल बंध का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा यहाँ पर आप भी आपको समझा दिया जाएगा कि देखिए क्या है,
अब देख एक कैसी है संरचना है, खुली संरचना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाए कि द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। देखिए कार्बन की मात्रा जो बंध बनाता है, एकल बंध का भी निर्माण करता है कार्बन, द्विबंध का भी निर्माण करता है और त्रिबंध का भी निर्माण करता है। किस प्रकार से निर्माण करता है इसके ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, जाकर वहां से देख लीजिए। अब कहा जाता है कि एकल जो बंध होता है ये सभी संतृप्त कहे जाते हैं, बाकी द्विबंध और त्रिबंध जो कार्बन समूह बनाते हैं उसे असंतृप्त यौगिक कहे जाते हैं। अब कहा जाता है कि इसके बीच में अंतर क्या होता है, हम लोग अंतर को देख लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए क्या है, मुख्य पॉइंट क्या है। ए कम क्रियाशील होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ए कम क्रियाशील होते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ए अधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ए मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ए मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ए ब्रोमीन जल का भार, ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते हैं। कहा जाता है कि ये ब्रोमीन ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते हैं, जबकि ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग उड़ा देते हैं। नेक्स्ट, ए पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय विलयन का गुलाबी रंग नहीं उड़ाते हैं, जबकि पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय विलयन का गुलाबी रंग उड़ा देते हैं। ये ओजोन के साथ ओजोन नाइड ओजोनाइड नहीं बनाते हैं, जबकि कौन ये ओजोन के साथ क्रिया कर ओजोनाइड बनाते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग पूरे के पूरे संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर अच्छे से ध्यान दें। अब हम लोग देखते हैं कि जो संतृप्त होते हैं असंतृप्त होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी आईयूपीएसी पद्धति किस प्रकार से निर्माण की गई है। आईयूपीएसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईयूपीएसी का सबसे पहले पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन पर ऑफ क्या इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इस प्रकार से आईपीएससी का पूरा नाम है। अब कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनप्रयुक्त रसायन अबंध। कहा जाता है कि इसका निर्माण क्यों किया गया। देखिए अलग जिस प्रकार से कहा गया था कि हाइड्रोकार्बन या कार्बन समूहों की पहचान नहीं की जा सकता या इसको प्रयोगशालाओं में नहीं तैयार किया जा सकता है, उस समय अस्थायी रूप से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन समूह या हाइड्रोकार्बन का निर्माण होना शुरू हुआ था। तो अलग अलग साइंटिस्टों अलग अलग देशों के लोगों ने क्या करते हैं अलग अलग नामों से किसी भी रसायन को जानते, इसलिए कहा गया था कि जब आईयूपीएसी नामांकन किया गया था कि पूरे देश के एक संगठन बनाया गया जिसमें जितने भी केमिस्ट्री की प्रयोगशालाओं में तैयार होकर रासायनिक यौगिक रहेंगे सभी का नामांकन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसके कुछ प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिक का नामांकन किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बन यौगिकों जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन नामकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि इसमें एल्केन एल्किन एल्काइन ये क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तृत से आगे अध्ययन किया जाएगा। देखिए हम हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लग्न लिखा जाता है। कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण से में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लग्न लिखा जाता है। अब कहा जाता है कि इसमें देखिए क्या है, कार्बन अणुओं में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। पूर्व लग्न व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। पूर्व लग्न क्या है अनुलग्न क्या है इसके ऊपर हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से क्या कहते हैं
सबसे पहले अब हम देखते हैं कि संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त को कितने भागों में बांटा गया। देखिए क्या है, हम लोग अब विस्तार से यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि एल्केन क्या है, एल्किन क्या है, एल्काइन क्या है। देखिए इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए सिंपल सा पहले क्या है, यहाँ पर हम लोग आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो अभी कहा गया कि जिसके बीच में सिंगल बंद बनते हैं, यहाँ पर डबल बंद और ट्रिपल बंद बनते हैं, ये आपको लोग अभी समझे हम लोग। अब आगे देखते हैं कि जो सिंगल बंद बनते हैं उसी को कहा जाता है, उसके संरचना के आधार पर क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन। और सिंगल बंद को कहा जाता है एल्कीन, और ट्रिपल बंद को कहा जाता है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इसका नामकरण लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जैसे संधि विच्छेद हिंदी में पढ़ा जाता है, लास्ट वाले वर्डों को मिला दिया जाता है। कहा जाता है यहाँ पर जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे एन प्राप्त होता है। क्या, एन। और यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, इन। क्या, इन। यहाँ पर देखिए आइन, तो क्या, एन, इन, आइन, तीन रूप प्राप्त होते हैं। तो एल्केन में एन हो गया, एल्कीन में इन हो गया, एल्काइन में आइन हो गया। ये तीनों रूप हमको याद करना है। अब कहा जाता है इसका मुख्य रूप से सूत्र क्या होता है, हम लोग सूत्र के ऊपर चलते हैं। देखिए सूत्र क्या है, जब यहाँ पर देखा जाता है CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। अब एल्कीन का क्या हो जाएगा, सेम वही रहेगा, बस थोड़ा चेंज, क्या, CnH2n हो जाएगा। अब एल्काइन क्या हो जाते हैं, ACnH2n- क्या, -2 हो जाता है। देखिए क्या, एल्कीन में क्या आ जाता है, एल्काइन में क्या, CnH2n-2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन की संरचना किस प्रकार से तैयार की जाती है, इन सभी के ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं, या तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को हम दे लगा देंगे, जिसके कारण आप उस लिंक के द्वारा आप डायरेक्ट उस वीडियो के पास जा सकते हैं, जिसमें समझाया गया कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एक किस प्रकार से रेखीय संरचना सूत्र, किस प्रकार से संघीय संरचना सूत्र, तथा किस प्रकार से वह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र का निर्माण करते हैं। या तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन बाई कपिल सर डालेंगे तो आपको इसके संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट या जितने भी वीडियो हैं सभी के सभी वन बाय वन आ जाएंगे। सभी को देखकर आपके पहचान कर सकते हैं कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन किस प्रकार से, क्यों यहाँ पर -2 लगा है, क्यों वहाँ पर नहीं लगा था, क्यों यहाँ पर +2 लगा था, सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो बहुत ही, मान लीजिए लिए तो आपके लिए तो बेटर है, बट ये वीडियो क्या है, ये आपका रिवीजन के थ्रू वीडियो है, रैपिड फायर वीडियो है, जिसमें एक चैप्टर एक वीडियो में ख़त्म करने का टारगेट है। तो वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी लगने लगेगा। इसलिए कम से कम वीडियो, उसमें बस खाली वही इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझाया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो इसमें अगर अच्छे अपने से बेस को मजबूत करना है तो जाकर उसको देख लेंगे, तो आपको पूरा का पूरा बेस आपका मजबूत हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे पहला हाइड्रोकार्बन मेथेन होता है। क्या है, कौन सा, सब प्रकृति में CH4 जो होता है, ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे पहला हाइड्रोकार्बन था, जिसे कहा जाता है मेथेन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, इसके संतृप्त क्या है, असंतृप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके पूर्व लग्न की ओर। पूर्व लग्न क्या है, अनुलग्न क्या है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं।
आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जितने भी कार्बन के हाइड्रोकार्बन के पूर्व लग्न थे सभी को एक एक करके देखा जाएगा। इसमें कार्बन की उपस्थिति के आधार पर पूर्व लग्नों की संख्या को देखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है अणुओं में कार्बन, देखिए अणुओं में कार्बन परमाणु की संख्या, देखिए कार्बन की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 10 तक होती तो उसको क्या कहा जाता है, उसके आधार पर देखा जाता है। तो इसमें कहा जाता है पूर्व लग्नों की संख्या क्या, तो देखिए पूर्व लग्नों की मात्रा या पूर्व लग्नों की संख्या के आधार पर देखा जाता है। कार्बन 1 होता है तो इसे मेथ कहा जाता है। कार्बन की मात्रा 2 होती तो एथ, 3 होती तो प्रोप, 4 होती तो ब्यूट, 5 होती तो पेंट, 6 होती तो हेक्स, 7 होती तो हेप, 8 होती तो ऑक्ट, 9 होती तो नॉन और 10 होती तो डेक। तो क्या याद करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, डेक, ऑक्ट, नॉन डेक। क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। इस प्रकार से जितने भी पूर्व लग्न हैं इसको आपको अच्छे से याद ही करना है। बिना इसके याद के कार्बन या जितने भी आईयूपीएसी है उसका नामांकन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा है कि जब तक आप लोग याद करें, कम से कम आप इसको 5 से 7 बार पढ़ लेंगे तो वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कार्बन 1 है तो मेथ है, और साथ में आप लोग खुद बोलिएगा वीडियो देखते देखते। कार्बन की मात्रा 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 तो डेक। देखा जाए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। इस प्रकार से कार्बन जितने भी समूह सभी को याद कर लीजिए। 5 से 7 बार आप लोग मुंह खोल कर पढ़िए, कहीं पर भी हैं जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आप तेजी से मुंह खोलकर जिस प्रकार से हम बोले वैसे आप बोलिए, आपको जरूर से जरूर याद हो जाएगा। अब हम देख लें कि अनुलग्न का निर्धारण कैसे किया जाता है। अनुलग्न की पहचान कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि अणुओं में क्या है, अणुओं में कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार किस प्रकार से होता है। तो कार्बन कार्बन के मध्य में कहीं द्विबंध बनता है, कहीं त्रिबंध बनता है, कहीं एकल बंध बनता है। तो जहाँ पर एकल बंध बनता है उसे एल्केन कहा जाता है, जहाँ द्विबंध बनता है उसे एल्किन, जहाँ त्रिबंध होता है उसे एल्काइन। तो इसका अनुलग्न क्या था अभी बताया गया था। एल्केन का क्या होता है अनुलग्न, एन होता है, एल्किन का एन होता है तथा एल्काइन का आयन होता है। आयन में त्रिबंध बनता है। त्रिबंध मतलब क्या, इसके ऊपर वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एकल बंध बना है, द्विबंध बना है, त्रिबंध बन रहा है। आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है तथा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके हम लोग इसके लिंक को डाल देंगे, जिसके द्वारा आप डायरेक्ट वीडियो के पास पहुंच सकते हैं। तो एन इन आइन इसको याद कर लीजिए। इसका फार्मूला आपको बता दिया गया है कि क्या इसका, क्या CnH2n-2 हो जाएगा, इसका CnH2n हो जाएगा, ऊपर वाले का एल्केन का क्या हो जाएगा CnH2n+2 हो जाता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा नामकरण किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एल्केन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। इस एल्केन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एल्केन क्या होता है, देखिए इस श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इन्हें संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या, संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसका नामकरण के कुछ नियम हैं। कहा जा, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किसमें, एकल बंध बनाने वाले एल्केन या इसके प्रोफिक्स की बात करते हैं तो एन वाले में होता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला हो तो अधिक प्रतिस्थापन युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है एवं इनकी पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। कहा जाता है इसका पूर्व लग्न लिखते समय इसकी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के ऊपर ध्यान दिया जाता है।
अंग्रेजी वर्णमाला का करने का मतलब क्या, अल्फाबेटिकल, अगर ए पहले तो ए पहले लिखा जाएगा, बी है तो बी लिखा जाएगा, सी है तो सी लिखा जाएगा, डी है तो डी लिखा जाएगा, जेड है तो जेड बाद में लिखा जाएगा। आएगा आपके क्वेश्चन में ए पहले फिर जेड आ जाएगा फिर बी आ जाएगा, तो फिर भी हमको इसकी क्रम को नहीं ध्यान देना, हमको अल्फाबेटिकल के थ्रू देखना। ए आ जाएगा तो ए पहले लिखा जाएगा पूर्व लग्न में, फिर बी लिखा जाएगा, फिर लास्ट में तीसरे नंबर पर क्या लिखा जाएगा, जेड लिखा जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि इसको सदैव अल्फाबेटिकल थ्रू लिखा जाता है। नेक्स्ट कि प्रतिस्थापियों के को कम अंक दिए जाते हैं, यदि दो प्रतिस्थापियों के समान अंक मिल जाते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रीफिक्स को कम नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट, नाम लिखते समय अंकों के मध्य कॉमा तथा अंक का नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि किसी भी नंबर के पर 1 2 मेथिल प्रो ब्यूटाइन ऐसे लिखा जाता है, 1 2 कामा उसके बाद लिखा जाता है, इसी को बताया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थाई हो तो एक से अधिक एक समान प्रतिस्थाई हो तो उनकी उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दिए गए सारणी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाता है जब एक ही प्रकार के तत्वों का अनेक प्रकार का नाम मतलब होता है, जैसे कहा जाता है कि CH3 अगर एक बार हो तो उसे मोनो कहा जाएगा, इसी की मात्रा जब 2 बार हो तो उसे डाई कहा जाएगा, 3 है तो ट्राइट, 4 तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, 7 तो हेप्टा और 8 तो ऑक्टा, 9 तो नोना तथा 10 हो तो डेका कहा जाता है। सिंपल सा मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, बस ये 4 पॉइंट याद कर लीजिए, आपको इसी में से आपके आ जाएगा। बाकी आपको ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा 3 या 4 तक ही आता है, ज़्यादातर 3 तक आता है। अब हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एल्केन समूह थे। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं CH3, इसमें कहा जाता है मेथिल कैसे बनते हैं। देखिए कार्बन की मात्रा कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हम लोग इसके ऊपर देखते हैं कि मेथिल, देखिए इसमें देखा जाता है, इसमें देखिए जब कार्बन की मात्रा 3 होती है तो इसे कहा जाता है मेथिल कहा जाता है। जब कार्बन की मात्रा 2 और का देखिए कार्बन के मात्रा कार्बन CH2 और कार्बन मात्रा CH3 हो तो इसे कहा जाता है एथिल। अब इस प्रकार से होता है प्रोपिल तथा इस प्रकार आइसोप्रोपिल। देखे CH तथा CH3 और CH3 रहता है, इसको क्या कहता है आइसोप्रोपिल कहा जाता है। आइसो मतलब अभी ऊपर बताया गया, जब इसमें देखिए CH2 की मात्रा 2 है तो यहाँ पे लिखा गया आइसो लग गया था, आइसोप्रोपिल हो गया। यहाँ पे देखिए ब्यूटिल, देखिए एक एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहता है ब्यूट कहा जाता है, तो यहाँ पर ब्यूटिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से कुछ क्रियात्मक समूह के कुछ एल्किल समूह होते हैं जिसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। देखिए पहला कौन सा है, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, N को F को फ्लोरो तथा क्या NO2 को नाइट्रो का क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो नाइट्रो को कहा जाता है एल्किल समूह। तो एल्किल समूहों का भी इस्तेमाल किया जाता है जब IUPAC किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल आता है, अगर मान लीजिए क्लोरो, क्लोरो देखो C आ जा रहा है, फिर B आ जा रहा है, फिर F फ्लोरो आ जा रहा है, फिर नाइट्रो, तो इसमें जो कोई भी चाहे जब आए, लेकिन इसमें सबसे पहले ध्यान क्या देना है, अगर B है तो B को पहले लिखा जाएगा, फिर C को लिखा जाएगा, फिर F को लिखा जाएगा, फिर लास्ट में N को लिखा जाता है। इस प्रकार से इसको अल्फाबेटिकल यूज किया जाता है और क्रम से कहीं पर रहे बस खाली उसका नामकरण उसी प्रकार से किया जाता है। अगले हम देखते हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र एवं उसकी पहचान। नेक्स्ट के कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक के सूत्र एवं संरचना की पहचान कैसे करते हैं। तो कार्बन परमाणु की संरचना क्या होती है, देखिए हम लोग ध्यान देते हैं कि कार्बन यौगिक की पहचान कैसे करते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो इस एक है तो मेथिल, यहाँ पर इसकी संरचना सूत्र निकाला जाता है एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितने है 4 है, हाइड्रोजन की मात्रा 5 है। देखिए कैसे 10 है तो इसकी संरचना कुछ सूत्र कैसे बनेगा, देखिए इसको देखा जाता है कार्बन की संख्या, देखिए पहले 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन की इसमें कितने 4 4 बंध का निर्माण करते हैं 1 2 3 4। कार्बन की परमाणु कक्षकों की संख्या कितने 4 हो जाती है, बाहरी कक्षकों में 4 हो गया,
4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोले हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, तो हाइड्रोजन की मात्रा पहले हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक, एक एक होते, तो एक एक यहाँ पर दर्शा दीजिए। अब इसके बाद सभी का बंद बना दीजिए। जब सभी एक दूसरे से बंद बनाना शुरू कर देंगे, उसके बाद बचेगा क्या, जो बचेगा उसको कार्बन की संख्या भी ए भी बंद बनाएगा, चार चार का ए भी बंद बना लेगा। इस प्रकार से इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक संरचना सूत्र बनता है। इसे सामान्य संरचना सूत्र इस प्रकार से तैयार होता है। आगे हम लोग देखते हैं एल्किन पर। एल्किन के बाद एल्किन पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। इन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इन यौगिकों को कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित रहते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नामकरण के नियम इसके कौन कौन से होते हैं, सिंपल से इसमें याद करें। इसमें द्विबंध बनता है, इसका सूत्र CnH2n होता है, और इसका प्रीफिक्स क्या था, एन होता है, बस, और कुछ नहीं इसमें याद करना है। कार्बन के द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जा सकता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहा जाता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंतिम उस दिशा में रखे जाते हैं जिधर में द्विबंध को कम अंक मिलते हैं। इसमें कहा जाता है कि इस सबसे पहले जो स्थान दिया जाता है, इसको उसके उस दिशा में बनाया जाता है जिधर की ओर द्विबंध कम संख्या में मिले होते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या का इसका नामकरण किया जाता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एकल बंद है, यहाँ पर एकल बंद है, यहाँ पर एकल बंद है, यहाँ पर द्विबंध है, तो द्विबंध को जहाँ पर लिखा है इसको सबसे कम नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रम किया जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि जब IPSC नामकरण बताएंगे तो उसमें आपको पूरा का पूरा समझा देंगे। अगला क्या है, अन्य नियम एल्केन के नामकरण के अनुसार होते हैं। कहा जाता है कि अन्य नियम एल्केन के नियम के अनुसार होते हैं। जिस प्रकार से एल्केन का बताया जाता है कि कौन कौन सा अल्फाबेटिकल होते हैं, कौन कौन से नहीं, उसको जब IPSC को पूरा का पूरा समझाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपके इम्पोर्टेंट जितने भी रूल होते हैं, बिना रूल के ही आपको उसमें बताएंगे कि कौन कौन से रूल लगाकर, कम से कम रूल लगाकर हम लोग आसानी से IPSC नामकरण कर सकते हैं। उसमें साधारण नाम क्या होते हैं तथा उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पूरा का पूरा आपको समझाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ नामकरण दिया जाता है। देखिए इसमें इन, देखिए इसमें सभी में क्या लगा है, इन लगा है, तो देखिए इन लगा है, इन लगा है, इन लगा है, इन लगा है, तो सभी के सभी किस में आ जाते हैं, एल्कीन समूह में आते हैं। इसमें एथिल, एथिल क्यों है, देखिए इसमें मेथ एथ 2 कार्बन है तो एथिल आ जाएगा। यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर नामकरण जो किया गया है, देखिए ये जो नामकरण किया गया आपको अभी बताया गया था कि किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको ध्यान दे देना कि जिधर की ओर डबल बंद हो, डबल बंद यहाँ पर है तो सबसे पहले तो नामकरण 1 2 3 4 इधर से करते हैं। नहीं तो हम नंबरिंग चार्ज इधर से करें, लेकिन वो वेटेज सबसे फर्स्ट किसको देना है, जिधर से कम नंबर पर द्विबंध का निर्माण होता है उधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहता है, ब्यूट कहा जाता है। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आप लोग इसको समझा देते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा, सिंपल सा 1 2 3 4, 4 मतलब क्या, 4 क्रम हो जाएगा। तो सबसे पहले कम नंबर वालों को नंबर देना है, तो 1 पर है। अब डबल बंद है तो 1 के बाद लिखना क्या है, 4 कार्बन तो क्या कहा जाएगा, ब्यूट कहा जाएगा। प्लस सभी में द्विबंध है तो द्विबंध को इन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 ब्यूटीन, क्या है, 1 ब्यूटीन कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या इधर से क्रम है, अब देखिए फिर भी नंबर 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 देखिए 1 2 3 4, अब इधर से 1 2 3 4 मतलब दोनों नंबर पर क्या 2 के बाद ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। फिर कार्बन की मात्रा कितनी 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, प्लस क्या है यहाँ पर इन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम एक और देखते हैं।
आईपीएससी करना तो एकदम हलवा हो जाएगा आपको, एकदम एक भी आईपीएससी नंबर आपका छूटेगा नहीं, इसका 100% हम गारंटी लेते हैं। बस जिस प्रकार से आपको समझाएंगे, यहाँ क्लास को देखिए, कुछ आपके इसके पहले वीडियो में अपलोड किया गया है, वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम के समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट, आपको जितने भी आईपीएससी उसको लाएंगे, इसमें आपका 100% आपका एक भी आईपीएससी छूटेगा नहीं। इसलिए आप लोग सभी वीडियो को डेली आप लोग देखा करिए, और उसमें किसी भी प्रकार का क्लास अच्छी लगती रहती है तो आप लोग उसमें कमेंट कमेंट भी किया करिए कि क्लास कैसी लग रही है, और किस पॉइंट पर आपको अधिक असुविधा होती है उसको भी बता दिया करिए। हम उसी पॉइंट को आपको एकदम शॉर्ट वीडियो की तरह, या तो उसको अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि देखिए, इसमें देखा जाता है कि ए सी एच, देखिए अब इसको देखा जाता है तो इसको किस प्रकार से करेंगे हम। देखिए, सिंपल सा पहला काम क्या है, जहाँ से किसी भी प्रकार का एल्किल समूह जुड़े होते हैं उधर से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए। अब कहा जाता है 4 समूह तो हो गए, कहा जाता है पहले पर क्या लोगो जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो लिखेंगे क्या, 1 क्लोरो। अगर यही पर ब्रोमो रहता है, सबसे पहले हम ब्रोमो को वेटेज देते ना कि क्लोरो को, तो क्या 1 क्लोरो। अब देखिए क्या, दो स्थान पर, दूसरे स्थान पर क्या है, डबल बंद है, तो 2 बंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2। अब क्यों लिखा जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 बार में देखिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्यूट प्लस क्या है, इसका प्रीफिक्स इन है, तो क्या जगह, 2 ब्यूटीन, तो इसका नामांकन क्या जगह, 2 ब्यूटीन, तो क्या जगह, 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन हो जाता है। अब इसके बाद एन के बाद हम लोग चलते हैं एल्काइन पे। क्या एल्काइन के ऊपर, तो एल्काइन क्या है, एल्काइन में देखा जाता है तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो जाता है। ये आपके प्लस दिया, इसमें क्या जगह, इसको इरेज कर लीजिए, ये क्या हो जाता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या जगह, माइनस, CnH2n-2 हो जाता है। अब हम लोग आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इन श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है। इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है, कहा जाता है, इसमें क्या होता है, अनुलग्न आयन जुड़ा होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नामांकन के नियम क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। कहा जा रहा है कि कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला भी कहते हैं। नेक्स्ट, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंक उसी छोर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम अंक मिलते हैं। जैसे जिस प्रकार से द्विबंध को देखा जाता है, सेम प्रक्रिया यहाँ पे त्रिबंध को दिया जाएगा। जिधर की ओर त्रिबंध कम से कम संख्या पर होगा उसी को सबसे पहले हम लिखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो तो क्रमशः डाई ट्राई तथा टेट्रा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके उनकी संख्या को दर्शाते हैं। जब त्रिबंधों की संख्या अधिक होती है तब। अब देखा जाता है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, देखिए क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन समूह है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, देखिए देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, मेथ एथ, क्या जगह एथ हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एथ आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा ट्रिपल बंध, तो इसे आयन जुड़ेगा, तो क्या जगह एथाइन हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक देखिए नंबरिंग करने से पहले इसमें क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबरिंग इधर से करेंगे, तो क्या यहाँ पर मेथ एथ प्रोप, क्या जगह प्रोप आ जाएगा। यहाँ पर आयन जुड़ेगा तो क्या जगह प्रोपाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या जाएगा कि जब इसमें अगर श्रृंखला बड़ी होती है तो उसमें देखा जाता है कि नंबरिंग करते हैं, तो क्या जाता है, सबसे पहले नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर की ओर सबसे पहले त्रिबंध रहते हैं। तो यहाँ पर त्रिबंध इधर से सबसे पहले, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो क्या जगह 1, फिर क्या 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है, तो ब्यूट हो जाएगा, प्लस लास्ट में आयन जुड़ जाएगा, तो क्या जगह
1 ब्यूटाइन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वही बात यहाँ पर किया गया, यहाँ पर क्या जगह 4 कार्बन है। अभी दोनों के बीच में है तो 2 कार्बन इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। क्या 2 हो जाएगा, 4 कार्बन तो ब्यूट हो जाएगा, लास्ट में आयन जुड़ जाएगा तो ब्यूटाइन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर नंबर 1 2 3 4। देखिए अब क्या जगह 4 क्यों है, देखिए 4 क्लोरो, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या जगह 4 क्लोरो, जो किरा पहले संख्या में जो आपके एल्किल समूह या एल्किल हैलाइड समूह जो जुड़े रहते हैं उसको वेटेज पहले देते हैं, तो कहा जाता है यहाँ पर वेटेज पहले देंगे तो 4 क्लोरो, चौथे नंबर पर क्लोरो जुड़ा है तो 4 क्लोरो। उसके बाद 1 1 लिखा जाएगा तो 1 नंबर पर क्या आयन जुड़ा है, तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है, लास्ट में जुड़ेगा आयन जुड़ जाएगा तो क्या 4 क्लोरो 1 ब्यूटा डाइन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इस प्रकार से एल्कीन समूह तथा एल्काइन समूह कंप्लीट होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं समजातीय श्रेणी, मतलब ऐसे श्रेणी जो समान होती है उसको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्या है, समजातीय श्रेणी कहा जाता है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। कह सकते हैं कि समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है जिसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। अगला क्या है, कार्बन यौगिक की नाम पद्धति क्या होती है। प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर पूर्व लग्न या अनुलग्न के द्वारा संशोधित करके यौगिक का नाम उनकी कार्बन श्रृंखला पर आधारित होता है। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसमें से समझ क्वेश्चन नहीं है। अब हम चलते हैं इसके क्रियात्मक समूह कौन कौन से थे इसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए क्या है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके देखते हैं। हाइलोजन क्या है, यदि कार्बन श्रृंखला में हाइलोजन को सबसे पहले हाइलोजन समूह को देखा जाता है तो हाइलोजन समूह क्या जाता है, यदि कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह हैलोजन है तो वहाँ पूर्व लग्न क्लोरो ब्रोमो आइडो तथा नाइट्रो इत्यादि लगाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्लोरीन आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्लोरोमीथेन। सबसे पहले वेटेज किसको देंगे, क्रिया एल्किल समूह को देंगे। यहाँ पर ब्रोमो तो क्या ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पर एल्कोहल, एल्कोहल में क्या हो जाता है, OH हो जाता है क्रियात्मक समूह। अब हम लोग देखते हैं कि क्या, यदि कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह एल्कोहल OH, एल्कोहल का क्या दर्शा जाता है, OH हो जाता है तो OH जुड़ा रहता है तो वहाँ पर अनुलग्न O ऑल लगाया जाता है। जहाँ पर OH रहता है उसे क्या कहा जाता है, ऑल लगाया जाता है। ऑल हो जाता है तो क्या जाता है, देखिए एक कार्बन दो कार्बन को मेथ एथ क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। देखिए एथ हो गया प्लस सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो एन हो जाएगा। देखिए सिंपल समझिए आप लोग, देखिए यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन को एथ कहा जाता है प्लस सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा प्लस ऑल जुड़ क्या हो जाएगा, ऑल जुड़ जाएगा। जब ऑल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मे मेथेनॉल क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इस प्रकार से क्या किया जाता है, IPSC नामांकन किया जाता है। सेम बात सेम प्रोसेस नीचे नीचे में क्या है, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा और इसमें OH जुड़ जाएगा तो ऑन हो जाएगा, तो सिंगल समूह है तो क्या एन हो जाएगा, क्या जाएगा पेंटेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्कोहल समूह का निकाला जाता है। अगला देखो एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड में क्या है कहा जाता है, CHO होता है। इसका इस देखिए CHO होता है इसमें क्रियात्मक समूह, इसका अनुलग्न क्या था, एल होता है, ऑल होता है, क्या होता है ऑल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या CH3 क्या एथ, एक कार्बन तो एथ हो जाएगा, CHO जुड़ा है तो क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा, तो क्या एथेनॉल हो जाएगा। अब अगला क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर कीटोन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है या CO होता है। यहाँ पर देखिए ये होता है, अब इसका अनुलग्न क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है।
कीटोन समूह को क्या कहा जाता है, ऑन कहा जाता है। तो यहाँ पर जब ऑन हो जाता है तो यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप कहा जाता है। यहाँ पर CO जुड़ा है तो CO को क्या देखिए 1 कार्बन मेथ एथ प्रोप, 4 कार्बन 3 कार्बन हो गए। यहाँ पर जो O जुड़ा है इसी को कहा जाता नॉन कहा जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। यहाँ पे 4 कार्बन है तो यहाँ पे ब्यूटेनॉन हो जाएगा। अगला क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि कार्बन श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या है कहा जाता है, COOH कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहा जाता है COOH, इसे ओइक अम्ल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ओइक कैसे जाता है, जब कार्बन की मात्रा यहाँ पर 1 होती है, 1 कार्बन को मेथ कहा जाता है, यहाँ पर क्या जाएगा मेथनोइक हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन की मात्रा 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप कहा जाता है। तो प्रोप के बाद क्या जाता है यहाँ पर ओइक जुड़ जाता है, क्या हो जाता है प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है। इन सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अच्छे से समझाकर अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब अगला क्या है द्विआबंधी हाइड्रोकार्बन। 2 बंध वाले हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, यदि हाइड्रोकार्बनों में द्विआबंधी उपस्थित होता है तो उसे हाइड्रो उससे ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। इसमें अनुलग्न इन कहलाता है। इसमें क्या है अनुलग्न इन होता है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए एथीन और यहाँ पर पेंटीन। एथीन में क्या हो जाता है CH2 डबल बंद CH2 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है एथीन हो जाता है। नेक्स्ट है कि CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पर देखा जाता है कि क्या है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, 5 कार्बनों को क्या कहा जाता है पेंट कहा जाता है। जाता है यहाँ पर इन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा पेंटीन हो जाता है। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्रियात्मक समूह आपके जुड़े होते हैं, इसको ध्यान देते हैं। अब देखिए कौन कौन से क्रियात्मक समूह है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए क्या क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल को किसे दर्शाया जाता है COOH से जो दर्शाया जाता है। अब देखिए COOH से, फिर एल्कोहल को OH से, एल्डिहाइड को CHO से, कीटोन को CO से, ईथर को OR से, एस्टर को COR से, फिर क्या होता है यहाँ पे देखिए नाइट्रो को NO2 से, फिर एमीन को NH2 से, एमाइड को CONH2 से, हेलोजन यौगिक को क्लोरोसियल Br और आयोडीन से दर्शाया जाता है। अब इसमें देखा जाता है कि कौन कौन से होते हैं। देखिए एक सामान्य नाम तथा IPAC नामांकन किस प्रकार से किससे किया जाता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर मेथ हो जाता है तो मेथ हो जाता है साधारण नाम तथा मेथेन हो जाता है इसका IPAC नाम। अब देखिए एल्केन्स हो जाता है। इसमें एल्केन्स मतलब क्या, इसमें कार्बन समूह की संख्या क्या 2 हो जा रही है। यहाँ पे एथेन हो जा रहा है तो IPAC नाम एथेन भी हो जाता है। एल्केन्स में डबल बंद है, डबल बंद में इन जुड़ जाएगा तो इन जुड़ जाएगा, ट्रिपल बंद में आइन जुड़ जाता है। जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का एल्किल हैलाइड समूह होते हैं कौन कौन से क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो इसको अल्फाबेटिकल दर्शाया जाता है। यहाँ पर Br हो जाता है ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमो मेथिल हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा साधारण नाम। Br हो जाता है कार्बन की मात्रा 2 हो जाता है मेथ एथ हो जाएगा तो एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमो एथिल हो जाएगा। और एल्कोहल में OH होता है तो OH में क्या है यहाँ पर कार्बन की मात्रा 1 होती है तो मेथ कहा जाता है। तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल हो जाएगा तो इसका मेथेनॉल हो जाता है। यहाँ पर C2H5OH हो जाता है तो कार्बन की मात्रा 2 होती है तो इसे एथिल कहा जाता है। तो एथिल अल्कोहल या इथेनॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है ईथर। ईथर में कहा जाता है कि कार्बन की मात्रा 1 होती है ऑक्सीजन में तो यहाँ पर होता है डाई मेथिल ईथर हो जाता है तो इसे कहा जाता है मेथॉक्सी मेथेन कहा जाता है। नेक्स्ट है आगे देखिए क्या है एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड में देखा जाता है C2H5O। C2H5 में कहा जाता है डाई एथिल ईथर होता है, इसे एथॉक्सी एथेन या फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसे मेथेनॉल कहा जाता है। इसमें कीटोन होता है CO को होता है तो यहाँ पर CH3CO CH3 होता है तो इसे एसीटोन या प्रोपेनॉन होता है। इसमें कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH हो जाता है तो यहाँ पर COOH जुड़ा होता है तो यहाँ फार्मिक अम्ल साधारण नाम तथा मेथनोइक अम्ल IPAC नाम हो जाता है। यहाँ पर एथेनोइक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की मात्रा 1 होती है। इस प्रकार से क्या
आपका आसानी से आईपीएससी तथा साधारण नाम किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म देखने के लिए क्या करते हैं, उसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं इसमें सबसे पहली बात क्या होती है, दहन की होती है। दहन क्या होता है, कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर ऊष्मा प्रकाश तथा कुछ यौगिक बनाते हैं। कहा जाता है कि कार्बन तथा अन्य हाइड्रोजन कार यौगिक कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं। जैसे कहा जाता है जैसे ही कार्बन समूह मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस समय ऊष्मा तथा प्रकाश बाहर निकलता है, इसी को कहा जाता है दहन की क्रिया कहा जाता है। अगला इसमें देखा जा रहा है कि इसमें जैसे कार्बन दहन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हाइड्रोकार्बन कार्बनिक ऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऊष्मा एवं प्रकाश मिलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि CH4 अमोनिया है। जैसे ही अब इसको मीथेन को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है, जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश बाहर निकलती है। अक्सर अगला क्या है, दहन के बाद ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ऑक्सीकरण क्रिया क्या है, तो इसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहा जाता है। कहा जाता है कि दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्व ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसे विक्रिया होते हैं जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। यहाँ तक ये एल्कोहल C2H5OH है, इसको के पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तथा ऊष्मा का दिया जाता है, या पोटेशियम क्रोमेटन ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। सी त्रिकोण साहब एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथिल। अगला क्या देखिए, इसके ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल क्या देखिए, ऑक्सीकरण कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकरण कहा जाता है। कहा जाता है कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकरण कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीकरण क्रिया कहा जाता है तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण क्रिया कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कहीं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। आगे देखिए क्या है, संकलन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए संकलन अभिक्रिया क्या होती है, इन अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते। देखिए कहा जाता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त करना है तो उसमें पैलेडियम तथा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उत्प्रेरक के कारण प्रक्रिया की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन यह अभिक्रिया की रासायनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करती है। नहीं करती है। जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि इसमें कुछ क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, इसमें कार्बन की मात्रा 2 होती है। यहाँ पर जैसे इसको निकेल उत्प्रेरक या कहा जाता है पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक के साथ के उपस्थित जोड़ा जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, एक तरीके से सिंगल बंद देखिए डबल बंद किस में बन जाता है, सिंगल बंद में बन जाता है। इसी को कहा जाता है असंतृप्त किस में बदल जाता है, संतृप्त विलयन में बन जाता है। अगला क्या है, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वनस्पति तेल को किसमें, घी में बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनभिकृत होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन एवं हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। कहा जाता है कि क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करते हैं। कहा जाता है कि क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है कि जिस प्रकार से क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करते हैं, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है,
CH4 प्लस Cl2 में देखा जाता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनता है। देखिए कार्बन की मात्रा 1 है तो क्या मेथिल क्लोराइड बनता है, यहाँ पर Cl बन जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें अधिक्रियाशील कहा जाता है कि इसमें जिस प्रकार से यहाँ पर मेथिल है, मेथिल को गर्म करते हैं क्लोरीन के तो मेथिल क्लोराइड बनता है प्लस HCl। इसमें एक क्लोरीन क्या का हाइड्रोजन बाहर निकलकर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है। कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं इसमें देखते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल में देखा जाता है इसका मुख्य रूप से कार्य देखा जाता है। एथेनॉल में एथेनॉल के मुख्य गुणधर्म निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहले एथेनॉल के भौतिक गुण। इथेनॉल में देखा जाता है कि ये शुद्ध इथेनॉल एवं रंगहीन द्रव होता है। कहा जाता है कि यह शुद्ध इथेनॉल एक रंगहीन द्रव होता है। इसे एल्कोहल भी कहा जाता है। ये क्या जाता है एक प्रकार का एल्कोहल भी होता है। इसे कहा जाता है यह एक अक्षा विलायक है। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है, इसके ऊपर संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। यदि इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉफिन इत्यादि औषधियों में होता है, किसका एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसका गलनांक 156 केल्विन जबकि क्वथनांक 351 केल्विन होता है। केल्विन, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पर आधारित सवाल आपके प्लेलिस्ट में शेष बनाकर अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एथेनॉल में दहन देखते हैं। दहन में क्या हो जाता है, इसमें उष्मा तथा प्रकाश दोनों उष्मा निकलती है। एथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया क्या कहलाती है, दहन एवं उष्मा की क्रिया कहलाती है। क्योंकि ऑक्सीजन है तो दहन है और कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो उसमें उष्मा आती है, इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन और दहन की दोनों क्रियाएं इसमें मौजूद होती है। तो एथेनॉल को जैसे ऑक्सीजन के साथ गर्म करते कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ बाहर निकलता है। यही रीजन होता है कि क्या कहता है एल्कोहल जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील हो जाते हैं, जिसके कण किस रूप में बदलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तथा जल के द्रव में भाप बनकर करते वो उड़ जाती है, जिसे कहा जाता है 3H2O के रूप में बाहर निकलती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। कहा जाता है देखिए यहाँ पर एथेनॉल कौन C2H5OH है, इसको क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म करते हैं तो किसमें एथिल एल क्या एथॉक्सी क्या एथेनोइक अम्ल में ये बाहर निकलता है। अब कहा जाता है कि सिंपल सा है कि एल्कोहल को अम्ल में बदलना है तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहा है कि एथेनोइक अम्ल से क्रिया। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल एथेनोएट एवं जल प्रदान करते हैं। एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होते हैं उन्हें एस्टर कहते हैं तथा इन अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए एस्टरीकरण आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एस्टरीकरण को आप लोग अच्छे से समझिए। सिंपल सा कहा जा रहा है कि एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल, देखिए एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल एथेनोएट एवं जल प्रदान करते हैं। एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का परस्पर एथेनो क्या एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होते हैं उन्हें एस्टर कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। कहा जा रहा है कि अब इस चीज को एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का परस्पर अभिक्रिया करके जो यौगिक निर्मित होते हैं उन्हें एस्टर कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि एल एथ क्या
यहाँ पर ए आपका C2H5OH है, ए एल्कोहल है। उसके साथ बोला जा रहा है जैसे ही ए CH3COOH ए मेथिल क्या एथिल एल्कोहल के साथ क्या एथेनॉल का जैसे ही एथेनोइक अम्ल के साथ C2H5 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म होता है तो एथिल एथेनोएट बनाता है तथा जल के साथ बाहर निकलता है। ये क्रिया एस्टरीकरण की क्रिया कही जाती है। सिंपल सा है कि एल्कोहल जब मेथिल क्या एथेनोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म होता है तो एथिल एथेनोएट में टूटता है तथा जल का बाहर निकलना एस्टरीकरण क्रिया कही जाती है। अब इस पॉइंट में सिर्फ आपको इतना ध्यान दे दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। पूरे के पॉइंट क्या है, एल्कोहल को मेथेनोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो एथिल तथा एथेनोएट बनता है जो जल के साथ बाहर निकलता है। अगला क्या है, सोडियम के से क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया। सोडियम क्या है, एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अभिक्रिया के पश्चात सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण करता है। किसका, सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण करता है। क्या एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अभिक्रिया के पश्चात सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्या है, इसमें एक समीकरण है, समीकरण को ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, सोडियम जैसे ही बोला जा रहा है कि इसकी एल्कोहल से C2H5OH जैसे ही सोडियम एल्कोहल के साथ गर्म होता है तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये क्या कहता है, एल्कोहल पर सोडियम की क्रिया होती है। अगला क्या है, एथेनोइक अम्ल। क्या एथेनोइक अम्ल क्या होती है, एथेनोइक अम्ल के ऊपर हम लोग देखते हैं। एथेनोइक अम्ल में देखा जाता है कि एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह में से संबंधित रहता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। कहा जा रहा है कि एथेनोइक अम्ल जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जा सकता है। यह रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाला होता है। यह रंगहीन मतलब क्या, बिना रंग का तथा तीक्ष्ण गंध वाला होता है। अब हम आगे देखते हैं कि एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल में अंतर देखा जाता है तो इनकी इसकी विशिष्ट अभिलक्षणिक गंध होती है। कहा जाता है कि एथेनॉल का विशिष्ट गंध होती है। और दूसरा क्या है कि एथेनोइक अम्ल में इसकी सिरके जैसी गंध होती है। कहा जाता है कि एथेनोइक में ये सिरके जैसी गंध होती है और एथेनॉल में इसका तीक्ष्ण गंध होता है। ये इसका विशिष्ट अभिलक्षणिक गंध होती है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है एथेनॉल एथेनॉल का। अब एथेनोइक का 391 केल्विन होता है। इसका गलनांक 153 केल्विन 156 केल्विन होता है। इसका गलनांक 290 होता है। इसके ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है कि एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर बताइए, तो आप लोग इसमें समझ जाए कि उसका ये अभिलक्षणिक गंध देता है और सिरके जैसा गंध देता है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। नेक्स्ट कहा जाए कि रासायनिक गुण के आधार पर अंतर देखा जाता है। रासायनिक गुण के आधार पर अंतर देखा जाता है तो यहाँ पर देखते हैं, यह उदासीन पदार्थ होता है जो एथेनॉल होता है। एथेनोइक अम्ल कहा जाता है कि यह अम्लीय पदार्थ होता है। एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है
जो एथेनॉल होता है ये सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बनाता है। उसके साथ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार देखिए एल्कोहल जैसे ही गर्म किया जाता है एथेनोइक अम्ल में तो क्या बनता है, देखते हैं हम लोग, देखा जाता है कि यहाँ पर मेथॉक्सी कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है, मेथॉक्सी बनता है, क्या बनता है, मिथेनोइक अम्ल बनता है। क्या जैसे ही एल्कोहल गर्म होता है पोटेशियम परमैंगनेट में तो मिथेनोइक अम्ल बनता है। इस क्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग उड़ जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही यह क्षारीय KMnO4 में उप अभिक्रिया नहीं करता तथा KMnO4 का रंग नहीं बदलता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आपका एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में उसके रासायनिक गुणधर्म को देखिए, उस दर भौतिक गुणधर्म को देखिए। अब अगला हम देख लेते हैं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं एथेनोइक के। अब देखिए क्या स्थिरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एथेनोइक अम्ल किसी किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। कहा जा रहा है कि एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एथेनोइक अम्ल जैसे ही गर्म होता है जैसे ही गर्म होता है CH3 के साथ तो उसमें क्या बनता है, CH2 के साथ गर्म होता है तो यहाँ पर सिंपल सा समझिए आपको इस समीकरण में एस्टर तैयार होता है। कहा जा रहा है कि एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। कहा जाता है एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाने का क्रिया क्या करता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्षार के साथ अभिक्रिया तो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम डाइऑक्साइड का मतलब NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट बनाता है। जैसे ही एथेनोइक अम्ल सोडियम डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म होता है तो सोडियम एथेनोएट प्लस जल का निर्माण करता है, ये क्षार के साथ अभिक्रिया होता है। अब अगला क्या है, ये रासायनिक गुणधर्म हो गया। अगला देख के देखिए क्या कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया क्या होती है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से एक क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त होता है सोडियम एसीटेट में एथेनोइक अम्ल जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म होता है तो सोडियम एथिल सोडियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है, और यहाँ पर सोडियम होता है तो यहाँ पर सोडियम एसिटेट का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं साबुन एवं अपमार्जन क्या होता है। साबुन एवं अपमार्जन क्या होता है, देखिए साबुन क्या होता है, साबुन बहुत पुराने अपमार्जक है जिन्हें तेल एवं वसा को क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है कहा जाता है कि क्षार जल द्वारा अपघटन करके बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में साबुन उच्च वसा अम्ल जैसे स्टी स्टीयरिंग क्या जैसे स्टीयरिंग अम्ल, ओलिक अम्ल तथा पॉमिटिव अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम तथा ग्लिसरीन बनाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। कहा जा रहा है कि साबुन बहुत पुराने अपमार्जक है जिन्हें तेल एवं वसा को क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में साबुन उच्च वसा अम्ल जैसे स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल तथा पॉमिटिव
अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण तथा ग्लिसरीन बनाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला क्या है? देखिए, साबुनीकरण क्रिया में देखा जाता है कि साबुन से क्या हो जाता है कि कार्बनों की संख्या क्या जाता है, इसमें कहा जाता है कि कार्बन की मात्रा सीमित होती है, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा क्या हो जाती है 17 और हाइड्रोजन की मात्रा 35 हो जाती है। इसमें कहा जाता है कि एस्टरीन वसा, जैसे स्टीरीन वसा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म होती है, तो ये ग्लिसरॉल तथा साबुनीकरण में साबुन की क्रिया क्या होती है, कार्बन 17, हाइड्रोजन 35 और कार्बन क्या सी डबल ओ एन ए में टूट जाता है। इसी को कहा जाता है साबुनीकरण या ग्लिसरॉल कहा जाता है। इसमें नोट कहा जाता है कि नेक्स्ट क्या है कि साबुन कोलाइड अवस्था में रहता है। सोडियम तथा पोटेशियम लवण जल में विलीन होने के कारण इनका उपयोग स्वच्छीकारक क्रिया में किया जाता है। सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं। कहा जाता है कि सोडियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होता है तथा जल में अधिक विलीन होती है। इसी कारण शेविंग क्रीम, शैम्पू तथा नहाने का साबुन बनाने में पोटेशियम लवण का उपयोग करती हैं। कहा जा रहा है कि साबुन कोलाइड अवस्था में रहता है। सोडियम तथा पोटेशियम लवण जल में विलीन होने के कारण इनका उपयोग स्वच्छीकारक क्रिया में किया जाता है। सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होता है तथा जल में अधिक विलेय होते हैं। इस कारण से शेविंग क्रीम, शैम्पू तथा नहाने के साबुन बनाने में पोटेशियम लवण का प्रयोग किया जाता है तथा सोडियम लवण का कपड़ा धोने में प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक देखिए क्या है अपमार्जक। अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक होती हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं, परंतु वे वास्तव में साबुन नहीं होते हैं। यह मृदु एवं कठोर हो दोनों प्रकार के जल में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। इन्हें साबुनी साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं। ये ठोस द्रव, पाउडर इत्यादि सभी रूपों में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण तो पाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में साबुन नहीं होते हैं। यह मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। इन्हें साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं। ये ठोस द्रव तथा पाउडर तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये अपमार्जक के मुख्य गुण थे। अगला हम लोग देखते हैं मिशेल क्या होता है। देखिए मिशेल क्या होता है। मिशेल साबुन जैसे सोडियम स्टेरेट में मिशेल का बनना इस प्रकार है। सर्वप्रथम सोडियम स्टेरेट अणुओं का जल में आयनन होता है। तो कहा जाता है कि सोडियम स्टेरेट अणुओं का जल में आयनन जैसे ही जल में तोड़ा जाता है तो किस रूप में बाहर निकलता है, सोडियम इसमें बाहर निकल जाता है। तो कहा जाता है कि सोडियम स्टीरेट में जल तथा आयन बाहर निकल जाते हैं। इसी को सोडियम मिसेल कहा जाता है। कहा जाता है कि आयनन से प्राप्त ऋणायनों को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि इस प्रकार से CH3 CH2 16 और यहाँ पर CO बाहर निकल जाता है कि C डबल O या क्या रहता है, ये बाहर निकल जाता है। C डबल O का बाहर निकलना है सोडियम स्टीरेट कहलाता है या इस क्रिया को मिशेल कहा जाता है। इसमें ध्रुवता कहा जाता है कि इसमें ध्रुवीय भाग जल में स्नेहक होता है। इसमें एक जो ध्रुवीय भाग होता है, ये ध्रुव मतलब क्या बाहर नहीं होना, और क्या था जल में क्या था अंदर हो जाते। कहा जाता है कि एक जल के बूंद होता है क्या पूंछ जल रोधक होता है तथा सीरा जो होता है ये जल स्नेही होता है। जो जल स्नेही होता है वही क्या कहता है, कहा जाता है कि ए यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोकार्बन भाग जैसे C70H35 इस कण की पूंछ तथा ध्रुवीय भाग C डबल O के सिर कहलाता है। इस प्रकार अणुओं का ध्रुव स्नेही तथा द्रव विरोधी भाग परस्पर जुड़कर एक व्यवस्थित रूप में इकट्ठे होकर मिशेल का निर्माण करते हैं।
मिशेल का निर्माण करना का व्यवस्थित होकर इकट्ठे होना मिशेल का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है कि जल स्नेही होती हैं और जो जल रोधित जो पुक्ष वाला होता है इसी को कहा जाता है स्नेहक होता है। यह स्टेरीकरण क्रिया होती है। नेक्स्ट, साबुन की शोधन क्रिया। मिशेल में एक जल विरोधी हाइड्रोजन का केंद्रीय क्रोड होता है। क्रोड मतलब क्या, बीच वाला भाग क्रोड कहलाता है। कहा जाता है कि साबुन के द्वारा शोध क्रिया में साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से मिश्रण बनाते हैं कि स्टीयरेट आयन का जल विरागी भाग बूंदों के अंदर होता है एवं जलरागी भाग चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। अतः स्टीयरेट आयनों से घिरी हुई तेल की बूंद जल में खींच जाती है एवं गंदगी सतह से हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेल एवं वसाओं का पायसीकरण करके धुलाई में सहायता करता है। कहा जा रहा है कि इसमें क्या, साबुन के शोधन में कहा जाता है कि इस प्रकार जो साबुन होता है ये तेल के क्या होता है, तेल एवं वसा का पायसीकरण करके धुलाई में सहायता करता है। कहा जाता है पायसीकरण में क्या, उसमें से उसको हटाकर कहा जाता है कपड़े के, देखिए कपड़े की ग्रीस होती है। कपड़े की ग्रीस में कहा जाता है कि ग्रीस बूंदों के चारों ओर व्यवस्थित स्टीरेट आयन बनाती है। स्टीरेट आयन द्वारा घिरी ग्रीस की बूंद बनी हुई मिशेल का निर्माण करती है। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन 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 विकर्षण के कारण वे अविक्षेपित नहीं होते हैं। इस कारण मिशेल तैरते तैरते मैल में आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है जो आसानी से जल में नहीं घुलता। इस प्रकार से पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग आज कवर किए हैं। इससे संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन रहता है, आप देखिए एक बार नोट्स को पढ़िए, उसके बाद आपके सिलेबस में आपके जितने भी बुक में इम्पोर्टेंट या जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न है सभी को एक एक कर कर सॉल्व करना शुरू करिए। का जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें आपके फैक्ट हैं सभी के सभी कवर कर हो जाएंगे। और जितने भी नए नए आप देखिए पढ़ने के बाद अनसॉल्व जरूर सॉल्व करिएगा। अनसॉल्व करने से आपको क्या होगा, आपसे इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को एक एक कर कर आप समझ पाएंगे क्योंकि इससे संबंधित 20 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा वो सभी इसमें कवर हो जाएगा। इसमें कोई भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं जा रहा है। इस नोट्स को पढ़कर ये हम लोग के द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे इन 95 लाए हुए हैं। नहीं तो आप लोग इसको कुछ लोग तो जानते होंगे कि क्योंकि इसको प्रूफ हम दिखा चुके हैं कि तो कह सकते हैं कि ये सभी की सभी क्लास आपके लिए सफिशियंट है। आपको इसे कहीं और भड़कने की आवश्यकता नहीं है। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। तथा कल मिलते हैं नए चैप्टर, नए क्लास, नए उम्मीद, नए विश्वास, नए जोश, नए जुनून के साथ। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।